आज की इस लाइव में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आप हमारे काफी सारी वीडियोस में, यूट्यूब की वीडियोस में डॉक्टर आशुतोष सिंह जी को देख चुके होंगे। तो मैं स्वागत करना चाहती हूँ डॉक्टर आशुतोष का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। Thank you, La, and thank you everyone for giving me opportunity जी to answer your questions. जी जी। डॉक्टर साहब दिल्ली एनसीआर के मशहूर यूरोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, साथ ही एम्स से एमसीएच हैं। और भी इतना ही नहीं, डॉक्टर आशुतोष ने कई सारी जो टिपिकल सर्जरीज होती है, स्पेशली जो पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर से जुड़ी बीमारी होती है, वो भी डील की है। तो आज पुरुषों की इसी सबसे कॉमन जो कैंसर की प्रॉब्लम है, उसी पर हम बात करेंगे। प्रोस्टेट कैंसर क्या होता है, क्यों जितने मेल्स हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर इसको माना जाता है, और क्या इसके लक्षण होते हैं, तो इन सभी पर आज बातचीत होगी। मैं देख रही हूँ हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल कर सकते हैं। यूरोलॉजी से जुड़े हुए जितने भी आपके सवाल हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। तो सबसे पहले तो डॉक्टर मैं जानना चाहूंगी कि आखिर प्रोस्टेट क्या होता है, क्या बॉडी में इसकी फंक्शनिंग होती है, और क्यों ये परेशानी आ जाती है? हाँ, पहले आपको ये समझना होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी का, मेल्स का एक ऑर्गन होता है जो पेशाब की थैली के नीचे बेस में होता है। प्रोस्टेट कैंसर, जो प्रोस्टेट का फंक्शन होता है, बेसिकली ये फर्टिलिटी में हेल्प करता है। प्रोस्टेट से कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो वीर्य के साथ मिलकर, सीमन के साथ मिलकर जो सीमन प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और जो कि फर्टिलिटी में हेल्प करता है। अगर प्रोस्टेटिक सेक्रेशंस नहीं होंगे तो मेल इनफर्टाइल हो जाएगा, उसका फर्टिलिटी पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन हाँ, आफ्टर 40 to 45 ईयर ऑफ एज, प्रोस्टेट में जैसे बॉडी के बाकी ऑर्गन्स होते हैं, प्रोस्टेट में भी उसी तरह बाकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। प्रोस्टेट में इन्फेक्शन भी हो सकता है, प्रोस्टेट में कैंसर भी हो सकता है, और प्रोस्टेट में एनलार्जमेंट भी हो सकता है। यूजुअली यंग एज में प्रोस्टेट में इन्फेक्शन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है। इन्फेक्शन की वजह से यंग एज में सिम्टम्स क्रिएट होते हैं। यूरिन में बर्निंग होता है, यूरिन में रुकावट भी हो सकता है, यूरिन बार बार होता है। एज बढ़ने के साथ डिजीज भी चेंज होता है। ओल्ड एज में आफ्टर 45-50 ईयर्स ऑफ एज प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर प्रोस्टेट एनलार्ज होता है, क्योंकि ये पेशाब की थैली के बेस पर लोकेटेड होता है, एनलार्ज होने पर ये हमारे पेशाब की नली को कंप्रेस करता है, और कंप्रेशन से यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होता है और पेशेंट को यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन लगने लगता है। फ्रीक्वेंसी भी बढ़ सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, बर्निंग भी हो सकती है। इसको हम बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, बीपीएच, जो कि एक बिनाइन डिजीज होता है। इसी में अगर कैंसर डेवलप हो जाए, कैंसर होता है जो अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स, जो सेल्स डिवाइड होती है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। अगर ये कैंसर में कन्वर्ट होता है तो बाकी कैंसर्स की तरह ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो पेशेंट को सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम डिपेंड करता है। अगर इनिशियल स्टेज का कैंसर है, वो लोकल सिम्टम क्रिएट करेगा। लोकल सिम्टम्स मीन पेशेंट को यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, पेशेंट को यूरिन में ब्लड आ सकता है, पेशेंट को यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है। मीन्स प्रोस्टेट से रिलेटेड जो सिम्टम्स होते हैं, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट से रिलेटेड, वो प्रोस्टेट कैंसर में भी आ सकते हैं। केवल लोअर यूरिन लोकल सिम्टम के बेस पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ये प्रोस्टेट कैंसर है, ये बिनाइन एनलार्जमेंट है प्रोस्टेट का। लेटर ऑन जब प्रोस्टेट कैंसर नेक्स्ट स्टेज में एंटर करता है, स्टेज 2 स्टेज 3 में जाता है, और प्रोस्टेट कैंसर से मेटास्टेसिस होता है, तो बॉडी में सबसे पहले बोन्स में जाता है कैंसर। अब बोन्स में जाएगा तो बोनी पेन होगा, स्पेशली बैक बोन में सबसे पहले जाता है। पेशेंट को बैकेज का कंप्लेंट रहेगा, पेशेंट को जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड एरिया है उस एरिया में पेन हो सकता है, या फिर अगर ये किसी और पार्ट में जाता है, फीमर में चला गया, किसी और बोन में चला गया, उसमें पेन कर सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करता है, इससे कि पेशेंट को पैरालिसिस भी हो सकता है। लोकल सिम्टम्स में जब ये प्रोस्टेट से बाहर जाता है, नर्व्स को इन्वॉल्व करके उस एरिया में पेन भी कर सकता है और ब्लीडिंग भी हो सकता है। तो जो सिम्टम्स हैं वो डिपेंड करते हैं किस स्टेज का कैंसर है। और इसमें लेटर ऑन जब ये स्टेज 4 में जाता है, इसमें कि मेटास्टेटिक होता है,
उसमें ये कभी कभी यूरेट्रिक ओरिफिस को भी इन्वॉल्व कर लेता है, जिससे दोनों किडनी में स्वेलिंग आ जाती है और किडनी फेल हो जाती है। अल्टीमेटली ये मल्टी ऑर्गन फेलियर कर सकता है। तो इसलिए जो सिम्टम्स होते हैं, इनिशियली लोकल सिम्टम्स से लेकर मेटास्टेटिक एंड मल्टी ऑर्गन फेलियर तक, कैंसर जैसे बाकी कैंसर्स में होता है वैसे सिम्टम्स आते हैं। बट ये बाकी कैंसर के कंपैरेटिवली बहुत ही स्लो ग्रोइंग होता है। ओके। अगर आप मुझसे बोलते हैं कि भगवान आपको कैंसर देगा तो कौन सा कैंसर दे, तो मैं यही बोलूंगा प्रोस्टेट कैंसर दे, क्योंकि प्रोस्टेट कैंसर का ट्रीटमेंट इतना अच्छा अवेलेबल होता है कि 90% केसेस में हम पेशेंट की कैंसर डेथ को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओल्ड एज में होता है, डेथ किसी भी वजह से हो सकता है, बट कैंसर रिलेटेड, प्रोस्टेट कैंसर रिलेटेड डेथ अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वी कैन प्रिवेंट इन 90% केसेस प्रोस्टेट कैंसर डेथ। लेकिन वही है सर कि जागरूकता की कमी है, लोग पहचान नहीं पाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि यूरोलॉजी से जुड़ी हुई जो समस्याएं होती हैं, जो दिक्कतें होती हैं, उनसे मिक्स मैच हो जाते हैं इसके सिम्टम्स। तो क्या सर किसी को अगर यूरिनरी ब्लैडर का इन्फेक्शन है या और प्रोस्टेट का इन्फेक्शन है, तो क्या दोनों के सिम्टम्स लगभग बराबर होते हैं या कोई ऐसे पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं जो सिर्फ प्रोस्टेट की दिक्कत में ही मिलते हैं? कि जब भी पेशेंट को कोई सिम्टम्स आते हैं तो हमें मल्टीपल फैक्टर्स हम कंसिडर करते हैं। ओके। पेशेंट का एज, हम्म। अगर पेशेंट यंग एज पेशेंट है तो उसमें इन्फेक्टिव सिम्टम्स की पॉसिबिलिटी हाई होती है, उसको हम इन्फेक्शन लेकर चलते हैं। अगर 45 प्लस में पेशेंट है, एवर 50 ईयर पेशेंट है, हम्म। तो उस केस में अगर लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स आते हैं पेशेंट को, हम रूल आउट करते हैं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। वो यूरिन टेस्ट से पता चल जाता है कोई इन्फेक्शन है या नहीं। हम्म। इसके अलावा एज ए रूटीन हम एक सीरम पीएसए, जिससे प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है, हम्म। सीरम पीएसए और डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन हम करते हैं, जिससे हमें आइडिया लगता है कि पेशेंट को पॉसिबिलिटी है या नहीं। इंडिया में जो हम क्राइटेरिया लेते हैं पीएसए के लिए, अगर पीएसए वैल्यू मोर देन 4 है तो उस केस में हम फर्दर इवेल्युएट करते हैं पेशेंट को कि पेशेंट को कैंसर प्रोस्टेट की पॉसिबिलिटी है या नहीं। जी। पेशेंट का हम एमआरआई टेस्ट करा सकते हैं, और उसमें कहीं भी और कुछ और भी टेस्ट होते हैं वैल्यूएशन के लिए। और अगर हाई प्रोबेबिलिटी लगती है, उस केस में हम पेशेंट का ट्रस्ट गाइडेड प्रोस्टेट बायोप्सी लेते हैं। ओके। प्रोस्टेट बायोप्सी में हम डिफरेंट एरिया से बायोप्सी लेते हैं, दैट इज 100% कंफर्मेटरी कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। हम्म। इसमें एक चीज और मैं एक आपको बताना चाहूंगा। बिल्कुल सर। अगर हम इंसिडेंस देखते हैं प्रोस्टेट कैंसर का, अगर आप डाटा देखेंगे तो जी। वेस्टर्न कंट्रीज में आपको डाटा मिलेगा 100 प्रोस्टेट कैंसर पेशेंट पर 1 लाख पॉपुलेशन। हम्म। अगर इंडिया का डाटा देखेंगे तो डाटा मिलेगा 5 to 6 पेशेंट पर 1 लाख पॉपुलेशन। इट डजेंट मीन कि वेस्टर्न कंट्रीज में प्रोस्टेट कैंसर बहुत ज्यादा होता है, इंडिया में नहीं होता। मेरा द अगला रीजन, सवाल इसी से जुड़ा था, तो क्योंकि आप कई तरीके के केसेस डील करते हैं, इतने सीनियर आप यूरोलॉजिस्ट हैं, सर्जन हैं, तो ज्यादातर केसेस प्रोस्टेट के भी आते होंगे। तो इंडिया में क्या आंकड़ा है, मतलब इंडिया में अगर ऐसे हम आंकड़ा देखें तो कई सारे हमें अलग अलग वेबसाइट्स पे आंकड़े मिलेंगे, लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या बताता है कि मेल्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या प्रोस्टेट की होती है? देखिए मेल्स में इट डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ पर्सन। अगर हम एवर 50 ईयर ऑफ एज देखेंगे, the prostate is the one of the most one of the organ which is creating problem most commonly। अगर हम कैंसर देखेंगे तो प्रोस्टेट कैंसर सबसे कॉमन कैंसर होता है जो कि मेल्स में होता है। प्रोस्टेट कैंसर के लिए जो हम स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, जैसे मैंने बताया सीरम पीएसए एंड डीआरई, वेस्टर्न कंट्रीज में एज ए रूटीन सारे ही पेशेंट का, चाहे उनको सिम्टम है या नहीं है, उनको पीएसए एडवाइज करके स्क्रीनिंग किया जाता है, और जहाँ भी प्रोबेबिलिटी होती है वहाँ उनकी बायोप्सी वगैरह लेकर कंफर्म किया जाता है। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में जो पेशेंट हमारे पास आते हैं केवल हम उन्हीं को स्क्रीन कर सकते हैं, जनरल पॉपुलेशन स्क्रीनिंग इंडिया में नहीं है। यही रीजन है कि इंडिया में प्रोस्टेट कैंसर के इंसिडेंस कम इसलिए नहीं है कि इंडिया में लोगों को कैंसर कम होता है, रीजन ये कि कैंसर डायग्नोस ही नहीं हो पाता। क्योंकि काफी पेशेंट्स हैं जिनकी डेथ हो जाती है, कोई टेस्ट ही नहीं कराते, पता नहीं चलता कि किस रीजन से डेथ हो गया। सेकंड थिंग इज, इंडिया में अब तक कुछ टाइम पहले तक जो भी प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोस होते थे वो स्टेज 3 स्टेज 4 में होते थे। बट अब डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज इतनी अच्छी हो गई है, थोड़ा अवेयरनेस भी है कि हम इनिशियल स्टेज में कैंसर को, प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस कर लेते हैं। बट इवन देन अगर हम वेस्टर्न डाटा से कंपेयर करेंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज में मोस्ट ऑफ द कैंसर अर्ली स्टेज के कैंसर होते हैं, स्टेज 1 के।
क्योंकि वो जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, वहाँ पूरा स्क्रीनिंग प्रोग्राम है कि सारे लोगों का वो टेस्ट कराते हैं PSA वगैरह, जिससे जो सब क्लिनिकल कैंसर, सब क्लिनिकल मीन्स जिनमें कोई भी सिम्टम नहीं होता है, वो केसेस भी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट किए जाते हैं। बट इंडिया में सब क्लिनिकल केस डिटेक्ट नहीं होते, बहुत ही कम लोगों में ऐसा होता है, क्योंकि एज ए रूटीन स्क्रीनिंग अभी इंडिया में नहीं है। जो पेशेंट डॉक्टर तक आता है केवल हम उन्हीं को स्क्रीन करते हैं। मीन्स ये टारगेटेड स्क्रीनिंग है, जो टारगेट पॉपुलेशन जो हमारे पास आ रही है हम उसी को स्क्रीन कर पाते हैं। जी। सर एक सवाल आया है कल्पना शर्मा जी का, पूछ रही हैं what are some of the prostate cancer symptoms that people often miss? जैसा कि मैंने बताया, प्रोस्टेट कैंसर इनिशियल स्टेज में है तो लोकल सिम्टम देखा, लोकल सिम्टम मीन लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम। पेशेंट को यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन फील होगा, पेशेंट की यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ सकती है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, यूरिन में करने में पेन हो सकता है। ये सिम्टम्स होते हैं जब भी कैंसर, प्रोस्टेट एनलार्ज होता है कैंसर की वजह से, तो सेंटर में यूरिथ्रा को कंप्रेस करता है। बट लेटर ऑन जब कैंसर लेटर स्टेज में जाता है, बोन्स में फैल जाता है, यह कैंसर ने यूरेटिक ऑरिफिसेस इन्वॉल्व कर लिए, उस कंडीशन में पेशेंट को सीवियर बैकएक, बोनी पेन हो सकता है, पेशेंट को पैरालिसिस भी हो सकता है, और पेशेंट को किडनी फेलियर भी हो सकता है। तो सिम्टम डिपेंड करेगा किस स्टेज का है। बट यस, जैसा कि हमने बोला, अगर पेशेंट को किसी भी पर्सन को अबव 50 ईयर एज है, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स हैं, तो उनको इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए न्यूरोलॉजिस्ट को, जिससे कि हम तो सारे ही पेशेंट का स्क्रीन करते हैं, जो PSA और DRE हम करते हैं, जो भी पेशेंट हमारे पास आता है हम सभी का करते हैं। तो इसलिए इमीडिएटली एक इवेल्युएशन न्यूरोलॉजिस्ट से कराना चाहिए। बिल्कुल। हमारे साथ टाइम्स ऑफ इंडिया के दर्शक भी जुड़ गए हैं। आप सभी को बताना चाहूंगी मैं कि हमारे साथ सीनियर यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर आशुतोष सिंह जुड़े हैं लाइव चर्चा में, और आज बात हो रही है प्रोस्टेट कैंसर पे। तो आपको अगर कोई भी समस्या है यूरोलॉजी से जुड़ी हुई, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप अपनी परेशानी बता सकते हैं, हम डॉक्टर साहब से आपकी परेशानी का हल जान लेंगे। एक और सवाल आया है, पूछ रहे हैं कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए डाइट लेना ज्यादा जरूरी है या एक्टिव रहना? देखिए, हर चीज की एक अपनी वैल्यू होती है। डाइट और एक्टिव लाइफ स्टाइल बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर ए हेल्दी लाइफ। बिल्कुल। अगर आप अनहेल्दी डाइट्स लेंगे, डाइट में मेनली आप बहुत ज़्यादा ऑयली डाइट लेंगे, इस तरह का डाइट लेंगे जो आपके हार्ट के लिए अच्छा नहीं है, तो नो डाउट आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। इसलिए हेल्दी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। बट उसके साथ साथ बॉडी एक्टिव रहनी भी जरूरी है। अगर आप डाइट डाइट तो आप हेल्दी ले रहे हैं, बहुत अच्छा ले रहे हैं, बट आपका आउटपुट नहीं है, आउटपुट मीन्स बॉडी की एक्टिविटी नहीं है, तो जो भी एनर्जी हमारी बॉडी में जाएगी वो फैट के रूप में बॉडी में डिपॉजिट होगी। तो जैसे ही बॉडी में फैट बढ़ेगा, वो ब्लड वेसल्स में एज ए कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, और हार्ट के लिए और बाकी ऑर्गन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए इम्पोर्टेंट केवल डाइट नहीं है। आप देखेंगे जो जितने रेसलर्स वगैरह बहुत अच्छी डाइट लेते हैं, लेकिन उसके अकॉर्डिंग वो एक्सरसाइज भी करते हैं, इसलिए वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। हेल्दी डाइट इंपॉर्टेंट है, बट उसके साथ आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लेकिन जो भी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल होता है, डेफिनेटली आप कुछ भी डाइट लीजिए, अगर आपका लाइफ स्टाइल सेडेंट्री है तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जी। मैत्री जी का एक सवाल आया है, इज एनलार्ज प्रोस्टेट ऑलवेज अ साइन ऑफ कैंसर? नो नो नो, जैसे मैंने बताया 90% केसेस में जो एनलार्जमेंट होता है वो नॉन कैंसरस होता है, बिनाइन, जिसे हम बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, BPH। और जी। केवल फ्यू परसेंटेज ऐसे होते हैं जिनमें जो एनलार्जमेंट होता है वो कैंसरस होता है। इसलिए एज ए रूटीन जितने भी पेशेंट हैं सभी को हम स्क्रीन करते हैं, जहां पॉसिबिलिटी लगती है उनका बायोप्सी वगैरह लेकर फिर हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं। जी। एक और सवाल आया, मनीषा जी पूछ रही है, क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स भी हैं जो कैंसर को पुख्ता कर सकते हैं? देखिए, सिम्टम के बेस पर कैंसर कंफर्म नहीं होता है। सिम्टम के बेस पर हम केवल इवेल्युएट करते हैं फर्दर कि कैंसर की प्रोबेबिलिटी तो नहीं है। यस, अगर किसी की 70-80 ईयर्स एज है, सीवियर बैकएक है, तो उसमें पॉसिबिलिटी रहती है प्रोस्टेट से मेटास्टेसिस तो नहीं है। जी बिल्कुल। बट या सिम्टम जस्ट हमें गाइड करते हैं, उसके बेस पर फर्दर इवेल्युएट करते हैं, और उसके बाद ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि कैंसर है या नहीं है।
जी। हमारे साथ नव भारत टाइम्स के भी दर्शक जुड़ गए हैं। आपको भी बताना चाहेंगे हम कि देखिए सीनियर यूरोलॉजिस्ट हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आशुतोष सिंह, और आप कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जल्दी-जल्दी से भेज सकते हैं हमें। यूरोलॉजी से जुड़ी हुई कोई भी आपकी समस्या हो, प्रोस्टेट कैंसर या नॉर्मल प्रोस्टेट के इन्फेक्शन से ही जुड़ी हुई अगर समस्या हो। सर, युवाओं पे मैं आना चाहूँगी। यंग एज में कितना खतरा रहता है कैंसर का और इन्फेक्शंस का? देखिए, यंग एज में जो प्रॉब्लम प्रॉब्लम रहती है वो मेनली इन्फेक्शन की रहती है। अगर आप पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोस्टेट कैंसर देखते हैं तो बिलो 40 ईयर्स तो यूजुअली नहीं होती, हुँ, लेकिन 40 to 50 ईयर्स की एज में भी बहुत कम चांस होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के। ऐसा नहीं है कि हम देखते हैं प्रोस्टेट कैंसर यंग में भी, 45 ईयर की एज में भी हम देखते हैं, बट वो चांसेस कम होते हैं। हुँ, यंग एज में पॉसिबिलिटी इन्फेक्टिव प्रॉब्लम्स का ज्यादा रहता है। इन्फेक्टिव में होता है कॉमनेस्ट इज द प्रोस्टेटाइटिस एंड यूटीआई, एक्यूट यूटीआई। हुँ, यूजुअली मेल्स में जो प्रोस्टेट जो ऑर्गन होता है, इट इज द पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो ओके, यूरिन में अगर कोई इन्फेक्शन होगा वो प्रोस्टेट में जा सकता है और क्रोनिक सिम्टम्स क्रिएट कर सकता है। दोनों में डिफरेंस होता है एक्यूट यूटीआई और प्रोस्टेटाइटिस में। जो एक्यूट यूटीआई में सिम्टम्स 1 2 3 दिन के सिम्टम्स मिलते हैं, एक्यूट सिम्टम्स होते हैं, जिसको हम 1 वीक तक एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं मेल्स में, वो ठीक हो जाता है। बट अगर प्रोस्टेटाइटिस है तो प्रोस्टेटाइटिस को डायग्नोज करना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर प्रोस्टेट में इन्फेक्शन है तो उसके लिए लिटिल बिट लॉन्गर ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होता है एज कम्पेयर टू एक्यूट यूटीआई। पेशेंट में यूजुअली हिस्ट्री भी होती है कई 2 3 4 मंथ की, कि पेशेंट को थोड़ा सा क्रोनिक इश्यूज हैं, काफी लंबे समय से यूरिन में बर्निंग रहता है, यूरिन की फ्रीक्वेंसी रहती है, कभी कभी यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन भी लगता है। हुँ, हुँ, अगर इस तरह के सिम्टम्स होते हैं, इसका ड्यूरेशन मोर देन 1 मंथ होता है, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि सिग्निफिकेंट पॉसिबिलिटी है कि पेशेंट को प्रोस्टेटाइटिस है। और प्रोस्टेटाइटिस में हम जितने भी टेस्ट कराते हैं वो सारे नॉर्मल आते हैं। ओके। प्रोस्टेटाइटिस एक क्लिनिकल डायग्नोसिस जो हमें एक यूरोलॉजिस्ट को क्लिनिकल जजमेंट के बेस पर डायग्नोस करना पड़ता है, और उसके लिए जो एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होता है वो हम देते हैं, हुँ, जिससे कि वो पेशेंट ठीक हो जाता है। ओके। सर, जनरली हम देखते हैं कि जो यूटीआई की समस्या होती है, चाहे वो महिलाओं में हो, चाहे वो मेल्स में हो, दोनों में कई बार रिकरेंट यूटीआई की प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हम ऐसी सिचुएशन में होते हैं, बहुत बिज़ी होते हैं कि ज़्यादातर बार हम यूरोलॉजिस्ट के पास या स्पेशलिस्ट के पास नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे में 1-2 मेडिसिन्स मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो नॉर्मल इन्फेक्शन में हम ले सकते हो? देखिए, फीमेल्स में यूटीआई इज वेरी कॉमन। हुँ, इवन जैसे हम बोलते हैं सब क्लिनिकल यूटीआई भी बहुत कॉमन होता है, एसिम्टोमेटिक यूटीआई। ओके। अगर हम एट ए टाइम 100 फीमेल्स का यूरिन कल्चर कराएंगे तो 40 में पॉजिटिव आएगा। ये पेशेंट को हाँ कोई सिम्टम नहीं है, इवन दैन जिसे हम बोलते हैं बैक्टीरियूरिया। अगर यूरिन में बैक्टीरिया आया और यूरिन से बाहर निकल गया, कोई सिम्टम क्रिएट नहीं करता है, हुँ, हुँ, उस कंडीशन में इवन कोई मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अच्छा। बट वही एरिया अगर जो हमारे पेशाब की थैली यूरिनरी ब्लैडर की म्यूकस मेम्ब्रेन पर अटैच होकर सिस्टाइटिस क्रिएट करता है, इन्फेक्शन क्रिएट करता है, सिम्टम क्रिएट करता है। सिम्टम मीन्स यूरिन में बर्निंग होगा, यूरिन के लिए अर्जेंसी फील होगा, यूरिन के लिए फ्रीक्वेंसी फील होगा, यूरिन में ऑब्स्ट्रक्शन फील हो सकता है, यूरिन में ब्लड आ सकता है, साथ में फीवर हो सकता है। हुँ, अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं तो उस केस में हम एक स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक तो पेशेंट को देते हैं। हम ये कभी नहीं सजेस्ट करेंगे कि पेशेंट अपने अकॉर्डिंग कोई भी मेडिसिन ले ले, ओके। बिना बिना डॉक्टर की सलाह, क्योंकि हर मेडिसिन के अपने साइड इफेक्ट होते हैं। हुँ, 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 और हर प्रोफाइल के पेशेंट के लिए, पेशेंट हाई रिस्क है, पेशेंट डायबिटिक है, पेशेंट इम्यून कम्प्रोमाइज है, पेशेंट की एज कितना है, उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन देते हैं। किस पेशेंट में एग्रेसिव ट्रीटमेंट की जरूरत है, किस पेशेंट में सिंपल एंटीबायोटिक देना है, वो हुँ। सारा पेशेंट प्रोफाइल पर मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बट यस, मोस्ट ऑफ द पेशेंट में, फीमेल पेशेंट में सिंपल यूटीआई होता है। हुँ, हुँ। सिंपल यूटीआई को सिंपल मेडिसिन देकर हम ट्रीट कर सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा सवाल आया है, हमारे दर्शकों ने पूछा है। तेंजिन पूछ रही हैं, आर प्रोस्टेट कैंसर एंड यूटीआई सिम्पटम्स लिमिटेड टू यूरिनरी सिम्पटम्स? वही मैंने आप बताया कि प्रोस्टेट कैंसर जो सिम्टम्स हैं डिपेंड करता है किस स्टेज का कैंसर है। ओके। अगर अर्ली स्टेज का कैंसर है हुँ, तो हुँ, सिम्टम यूरिनरी ट्रैक के आएंगे, हुँ, हुँ, ऑब्स्ट्रक्शन, फ्रीक्वेंसी, यूरिन में ब्लड आना, ये सिम्टम्स आएंगे। बट अगर ये मेटास्टेटिक डिजीज हो गया, स्टेज 4 में पहुंच गया है,
तो उसमें डिफरेंट ऑर्गन के सिम्टम्स आ सकते हैं। पेशेंट को बोनी पेन हो सकता है, पेशेंट को पैरालिसिस हो सकता है, पेशेंट को बैकबोन में पेन होगा, पेशेंट को किडनी फेल हो सकती है, लंग्स में अगर मेटास्टेज चला जाता है तो चेस्ट सिम्टम आ सकते हैं, पेशेंट को मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेज पेशेंट को सिम्टम आते हैं। ओके, कल्पना जी पूछ रहे हैं, व्हाट हैपेंस इफ वी इग्नोर यूटीआई सिम्टम्स? देखिए, अगर आप यूटीआई के सिम्टम को इग्नोर करेंगे, इनिशियली यूटीआई होगा, आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो लेटर ऑन, जैसे हम यूटीआई जो होता है फीमेल्स में, वो असेंडिंग इन्फेक्शन होता है। असेंडिंग इन्फेक्शन मीन्स ये लोअर पार्ट से जाता है, धीरे धीरे ऊपर आता है, आपके यूरेथ्रा से इन्फेक्शन आता है, ब्लैडर में जाता है, इग्नोर करेंगे तो ब्लैडर से ऊपर जाकर किडनी में भी पहुंच सकता है। किडनी में इन्फेक्शन जाएगा, जिसे पाइलोनेफ्राइटिस हम बोलते हैं, वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। तो इसलिए आप सिम्टम्स को इग्नोर कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब आपको सीवियर सिम्टम्स होंगे तो आप टॉलरेट ही नहीं कर पाएंगे, तो इग्नोर करने का तो सवाल ही नहीं होता। बट यस, अगर आप इनिशियल स्टेज में ट्रीटमेंट ले लेंगे तो हो सकता है आपको 3 डेज एंटीबायोटिक से ही, 3 डेज मेडिसिन लेंगे एकदम ठीक हो जाए। बट अगर यही प्रॉब्लम बढ़ जाता है, पाइलोनेफ्राइटिस हो जाता है, तो उस केस में 2 to 3 वीक्स तक भी एंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट पड़ता है। इवन कई बार हॉस्पिटलाइजेशन की भी रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। ओके, एक बहुत ही अच्छा सवाल जो कि मैं भी काफी देर से जानना चाह रही थी आपसे डॉक्टर, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स में जीन्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है? नहीं, किसका? पढ़ा? जीन्स का, हमारे जीन्स का जो हम। ओके जी, यस यस यस। देखिए, जैसे हम बोलते हैं जेनेटिक कैंसर या हेरिडिटरी कैंसर, यस देयर इज डेफिनेट रोल इन दैट। कुछ कैंसर्स होते हैं जो जेनेटिकली लिंक्ड होते हैं। हम्म। एक जैसे डिजीज होता है वॉन हिपल लिंडाउ डिजीज, जिसमें कैंसर, किडनी कैंसर मिलता है। उसके अलावा मल्टीपल मल्टीसेंट्रिक किडनी कैंसर्स होते हैं, पेंक्रियास कैंसर भी होते हैं, और भी बॉडी के कैंसर उसमें अटैच रहते हैं। सिमिलरली आँख का एक रेटिनोब्लास्टोमा होता है, जो एक क्रोमोसोम के अटैच जीन के थ्रू होता है। ओके। एंड सिमिलर वे जो प्रोस्टेट कैंसर होता है, अगर हम 100 पेशेंट देंगे प्रोस्टेट कैंसर के, हम देखेंगे तो 2-3 पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको जेनेटिक हिस्ट्री मिलेगी, फादर को भी कैंसर था और उसके फादर के ब्रदर को भी था, उनको भी कैंसर है। तो 2% ऐसा होता है जो कैंसर हेरिडिटरी होता है। इसलिए हमारी इसमें जो हम एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है कि अगर किसी को फैमिली हिस्ट्री है प्रोस्टेट कैंसर की, जो स्क्रीनिंग हम एबव 40 ईयर एडवाइस करते हैं, वही स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम एबव 45 ईयर्स ऑफ एज एडवाइस करते हैं। जैसे मैंने बताया कि यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन जो एबव 50 ईयर्स ऑफ एज एज ए रूटीन कराना चाहिए, उस केस में अबव 45 ईयर्स ऑफ एज आपको रूटीन सीरम टीयर से और यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराना है टू रूल आउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोस्टेट कैंसर, एंड इट शुड बी डन वंस इन ए ईयर। ओके, मतलब हमें रेगुलर चेकअप लेते रहना चाहिए। डेफिनेटली वंस इन ए ईयर। अगर आपके फादर को या किसी को प्रोस्टेट कैंसर की हिस्ट्री है तो आपको ये टेस्ट कराने चाहिए। अच्छा सर, नॉर्मल, आज आप हमारे साथ लाइव जुड़े ही हैं, तो एक सवाल मैं बहुत समय से पूछना चाह रही थी, वो ये था कि क्या हमें हर साल रूटीन, अगर हमें कोई सिम्टम्स नहीं भी है, तो किस एज के लोगों को, कहाँ, कौन सी वो एज है जहाँ से हमें रेगुलर चेकअप्स की शुरुआत कर देनी चाहिए? देखिए, अब तो जो हम देख रहे हैं डाटा, अगर आप जनरलाइज डिजीज की बात करते हैं, स्पेशली कार्डियक इश्यूज की, अगर मैं अपना यूरोलॉजिकल इश्यूज की बात करूंगा, तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्क्रीनिंग तो हम एबव 50 ईयर ऑफ एज एडवाइज करते हैं। और अच्छा। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो एबव 45 ईयर ऑफ एज वंस इन ए ईयर हमें एवेल्युएशन कराना है। बात करते हैं, अगर जनरलाइज आप बात करें कि कार्डियक इश्यूज वगैरह की, तो एबव 45 ईयर्स ऑफ एज आपको अवेयर रहना है कि कार्डियक इश्यूज या और कोई प्रॉब्लम, अगर जरा सा भी आपको कोई सिम्टम आता है तो आपको इवेल्युएट कराना चाहिए। जी। रवि पूछ रहे हैं अगला सवाल कि क्या प्रोस्टेट कैंसर या प्रोस्टेट में अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उससे फर्टिलिटी पर असर पड़ता है? देखिए, यूजुअली प्रोस्टेट कैंसर जैसे मैंने बताया वो तो ओल्ड एज में होता है, अबव 50 ईयर ऑफ एज। बट यंग एज में जो प्रोस्टेटिक इन्फेक्शन होता है उससे फर्टिलिटी पर बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट नहीं आता, ओके। क्योंकि जब हम डाटा देखते हैं, यस अगर इन्फेक्शन है तो ट्रांजिएंटली हो सकता है कुछ इशू हो, बट एंटीबायोटिक देने से ठीक हो जाता है, उससे कोई भी रिवर्सिबल चेंजेस ऐसे फर्टिलिटी पर नहीं आते हैं। बट दे आर सर्टेन इन्फेक्शन लाइक ट्यूबरकुलोसिस। ओके। अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस जैसे लंग्स का होता है, इसी तरह जेनेटिव यूरिनरी ट्यूबरकुलोसिस भी होता है। अगर ट्यूबरकुलोसिस ने प्रोस्टेट या एपिडिडमिस को, यूरिनरी ऑर्गन को इन्वॉल्व किया है,
तो वो फाइब्रोसिस क्रिएट कर सकता है, जिससे जितनी भी ट्यूब्यूल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है, उससे इनफर्टिलिटी क्रिएट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है किस तरह का इन्फेक्शन है। यूजुअली प्रोस्टेट इन्फेक्शन इनफर्टिलिटी नहीं करता, बट अगर ये ट्यूबरकुलोसिस है तो इनफर्टिलिटी क्रिएट कर सकता है। ओके। अगला सवाल सर मैत्री जी पूछ रही हैं, कौन से फूड और लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं जो कि प्रोस्टेट कैंसर की तरफ हमें बढ़ाते हैं? देखिए, ऐसे जितनी भी स्टडीज हुई हैं तो ऐसे कोई पर्टिकुलर फूड तो नहीं मिला है कि जिससे प्रोस्टेट कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। ये बट यस, कुछ फूड कलरफुल फूड्स होते हैं जिनमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होता है। हम्म। दे कैन प्रिवेंट प्रोस्टेट कैंसर, ओके। स्पेशली इसमें लाइकोपीन वगैरह होता है। और स्पेशली येलो हमें बेल पेपर, ग्रीन बेल पेपर, रेड बेल पेपर। ओके। हाँ, एम्स में भी स्टडी हुआ था हम्म। पर्टिकुलर उसमें लाइकोपीन के ऊपर, या कुछ और भी होते हैं इस तरह के जो एज ए एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। उनको हालांकि बहुत डेफिनेट एविडेंस नहीं है, बट उनसे प्रोस्टेट कैंसर की पॉसिबिलिटी कम हो सकती है। बट ऐसा कोई डेफिनेट फूड नहीं है जिसके लेकर हम बोलें कि प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है। यस, के कुछ इंडस्ट्रियल, कुछ अदर कैंसर्स हैं, जैसे ब्लैडर कैंसर होता है, हम्म। वो इंडस्ट्रियल डाई के साथ एसोसिएटेड होता है। जो कोई वर्कर्स होते हैं, कोई ऐसी इंडस्ट्रीज में वर्क करते हैं जहाँ केमिकल्स यूज होते हैं, उनसे यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो सकता है। बट इस तरह का एसोसिएशन प्रोस्टेट कैंसर में नहीं देखा गया है। सर स्मोकिंग और अल्कोहल कैसे कनेक्टेड है? क्या कनेक्टेड है भी प्रोस्टेट के परेशानियों से? ये जो स्टडीज बोलती है, यस, स्मोकिंग इज रिलेटेड टू द ब्लैडर कैंसर एंड किडनी कैंसर। ओके। यस, यस, बट नॉट रिलेटेड टू द प्रोस्टेट कैंसर। बोथ इन ब्लैडर मेल्स एंड कैंसर, फीमेल्स? yeah, both in males and females, smoking is related to bladder cancer. There is definite evidence tobacco users में significantly high chance होते हैं ब्लैडर कैंसर के, किडनी कैंसर के, एज कंपेयर टू नॉन टोबैको यूजर्स। ओके। आखिर में सर, चूंकि समय कम रह गया है तो मैं आखिर में बस समाप्त करना चाहूंगी, आपसे दो तीन जानकारियां लेना चाहूंगी। एक तो कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर को, दूसरा कि हमें अपनी जागरूकता के लेवल पे क्या करना चाहिए, और तीसरा कि एज ग्रुप क्या है जिनको सबसे ज्यादा खतरा होता है इससे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी कैंसर ट्रीटमेंट में होता है अर्ली डायग्नोसिस। हम्म। सिमिलरली प्रोस्टेट कैंसर में द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज अर्ली डायग्नोसिस। अबव 50 ईयर्स ऑफ एज जो एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है, अगर आपकी फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री नहीं है हम्म। तो अबव 50 ईयर्स ऑफ एज वंस इन ईयर आपको सीरम पीएस से और एक यूरोलॉजिक इवैल्यूएशन कराना है। अगर कैंसर की हिस्ट्री है तो अबव 45 ईयर ऑफ एज आपको वंस इन ईयर इवैल्यूएट कराना है, यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन कराना है, कि टू रूल आउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोस्टेट कैंसर। ओके। एंड जैसे मैंने बताया, प्रोस्टेट कैंसर का बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। ये बाकी कैंसर्स की तरह नहीं है, इसमें मोर देन 90% क्योर रेट है। अगर अर्ली स्टेज में हम डायग्नोज कर लेंगे तो एटलीस्ट मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि प्रोस्टेट कैंसर की वजह से पर्सन की डेथ नहीं होगी। वी कैन प्रिवेंट कैंसर डेथ बिकॉज ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आपको कोई भी सिम्टम्स आते हैं एबव 50 ईयर ऑफ एज में, तो वंस इन ईयर आपको एक स्पेशलिस्ट से एवेल्यूएशन कराना है। आखिरी सवाल बस मैं ले लेती हूँ, मोहित जी पूछ रहे हैं कि क्या आयुर्वेद में या होम्योपैथ में प्रोस्टेट कैंसर का कुछ इलाज है? देखिए, आयुर्वेद और होम्योपैथ में प्रोस्टेट कैंसर का अभी तक तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं है कि प्रोस्टेट कैंसर का इलाज है। कहीं भी किसी भी तरह अगर कोई ये बोलता है कि आयुर्वेद से मैं कैंसर ठीक कर दूंगा या मैं होम्योपैथी से कैंसर ठीक कर दूंगा, इट मीन्स कि वो जस्ट आपको मिसगाइड कर रहा है, इसमें उसका कोई इस तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जी। मतलब कि कभी भी अगर आपको लक्षण हो तो आप सीधे यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं। बिल्कुल। जी सर। डाइट हैबिट्स का सर आप बता रहे थे, मेरा जो आखिरी सवाल था। देखिए, डाइट में एक हेल्दी डाइट लेना है, और हैबिट्स में भी आपको एक्टिव लाइफ स्टाइल रखना है। हेल्दी डाइट लेंगे, कलरफुल फूड्स, फ्रेश वेजिटेबल्स आप लेंगे जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, तो आपको किसी भी तरह की आपकी जनरल इम्यूनिटी बूस्ट होगी, किसी भी तरह की इन्फेक्शन या कैंसर से वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। और आपको एक, क्योंकि अल्टीमेटली कैंसर भी उन्हीं लोगों में ज़्यादा होता है जिनमें जनरल इम्यूनिटी कम होता है, तो इसलिए इसके लिए आपको हेल्दी डाइट लेना है। हेल्दी लाइफ स्टाइल मीन्स आपको एक्टिव लाइफ स्टाइल आपको रखना है।
सेडेंट्री लाइफ स्टाइल में हर तरह की प्रॉब्लम की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस बेहतरीन चर्चा में थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आप इस लाइव को रिकॉर्डेड फॉर्म में हमारे यूट्यूब चैनल स्पीकिंग ट्री के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सीधे यूट्यूब पर जाना है, सर्च बॉक्स में स्पीकिंग ट्री डालना है और आपको वहां पर ये लाइव रिकॉर्डेड मिल जाएगा। और आप ये भी कर सकते हैं, इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि डॉक्टर साहब ने जितनी भी जानकारियां दी हैं, क्योंकि क्या होता है ना, अवेयरनेस की बहुत कमी होती है। हमारी सेहत ही हमारा सबसे बड़ा खजाना है, लेकिन हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो जागरूक होइए, इस लाइव को शेयर करिए ताकि जो जानकारी सर ने हमारे साथ शेयर करी है वो आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंच जाए। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू। बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि अ, सबसे इम्पोर्टेंट आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल, हेल्दी डाइट है। चाहे आपकी कोई एज हो, आप यंग एज हो या ओल्ड एज हो, ये एक हैबिट होता है। यंग एज से ही अगर आप एक हैबिट बनाएंगे एक अच्छे लाइफ स्टाइल की, तो आपको होल लाइफ वो आपकी हेल्प करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप थैंक सभी यू। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।